एक समय था जब महज फन के लिए हम गेम्स खेला करते थे, माइंडलेस फन टू बी प्रिसाइज। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि डेवलपर या पब्लिशर कौन है। हमें सिर्फ किसी गेम को एंजॉय करने के लिए बस एक वीडियो गेम चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गेम EA स्पोर्ट्स से फीफा था, या अगर ये कोनामी द्वारा सुपर कॉन्ट्रा था, या निंटेंडो द्वारा सुपर मारियो, या उबीसॉफ्ट द्वारा प्रिंस ऑफ पर्शिया था। इन गेम्स को खेलने के बारे में कुछ ऐसा था जो कुछ अलग था। खैर, इट्स द ओनली रीजन आई स्टिल प्ले वीडियो गेम्स। इट्स द एलिमेंट ऑफ फन। गेम्स को कभी भी इस आधार पर नहीं जज किया जाना चाहिए कि पब्लिशर या डेवलपर कौन है, बट रादर इफ द गेम इज एक्चुअली फन। इस साल जब मैंने अपना ध्यान इंडी डेवलपर्स पर शिफ्ट किया तो मुझे एहसास हुआ कि उनके पास अनरियलिस्टिक टारगेट्स, डेडलाइंस, मॉनिटरी इश्यूज होने के बावजूद भी उनमें अभी भी गेम बनाने दैट आर वर्थ द टाइम एंड मनी का पैशन और जज्बा है। चाहे वो एक द असेंट हो, या एक 12 मिनट्स हो, या फोरक्लोज्ड हो, या एक अल्ट्रा एज हो। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे गेम से परिचित कराता हूँ दैट कम्स फ्रॉम द पैशनेट माइंड्स ऑफ नेक्स्ट स्टेज इन विजुअल आर्ट, अल्ट्रा एज। मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमैंसर अल्ट्रा एज की दुनिया में आपका स्वागत करता है। एक ऐसा गेम दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द एलिमेंट ऑफ फन वी हैव बीन मिसिंग फ्रॉम गेम्स इन सम टाइम। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि हमारे पास गेमिंग न्यूज को कवर करने वाले अच्छे चैनल्स कम हैं, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ऑलमोस्ट डेली गेमिंग न्यूज अपडेट्स मिलेंगे। ये कुछ हाईली एडिटेड और पॉलिश्ड गेमिंग कंटेंट है जिसे आप बेशक देखना चाहेंगे। तो गेमिंग की दुनिया में जो हो रहा है उससे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज वहां मुझे फॉलो करें। साथ ही अगर आप मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करने जैसे एक सिंपल एक्शन मुझे मोटिवेटेड करती रहेगी। विद दैट असाइड, आई प्रेजेंट टू यू माय रिव्यू ऑफ अल्ट्रा एज। आप एज नाम के एक युवा योद्धा के रूप में खेलते हैं। गेम साल 3174 में सेट है। एक विशाल मीटियोर इम्पैक्ट ने अर्थ की रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ह्यूमैनिटी को जीवित रहने के लिए रिलोकेट करना पड़ा। इसने उन्हें अलग कर दिया। कुछ लोगों ने ऑर्बिटल आर्क नाम के एक स्पेस कॉलोनी में रिलोकेट करने का फैसला किया, और अन्य जो भी अभी भी हैं जो अर्थ को अपना घर मानते थे वो द शेल्टर नाम के एक स्पेस फैसिलिटी में रहे। हालांकि ये सभी कहानियां डू नॉट एंड हैप्पीली। अर्थ पर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए की गई एक फील्ड एक्सपेरिमेंट ने द शेल्टर में लगभग सभी लास्ट सर्वाइवर्स को मार डाला। एज गेम के नायक रिसोर्सेज की खोज करने के लिए ऑर्बिटल आर्क से एक एक्सपीडिशन मिशन पर भेजा जाता है। लिटिल डिड ही नो, पृथ्वी पर मानव जाति के सर्वाइवल के लिए वो आशा की आखिरी किरण है। गेम के ग्राफिक्स को विजुअल आर्ट द्वारा मैनेज किया गया है। आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने द लास्ट ऑफ अस 2, अनचार्टेड 4 और स्टारक्राफ्ट रीमास्टर जैसे कुछ मेजर AAA टाइटल्स पर काम किया है। सो दे डेफिनेटली नो देयर वे अराउंड विजुअल्स। मैं विजुअल्स को माइंड ब्लोइंग नहीं कहूंगा, लेकिन ये बुरा नहीं है। गेम में अनरियल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है विजुअल आर्ट के पास नॉटी डॉग जैसा फाइनेंशियल बजट कभी नहीं था, बट द विजुअल्स आर प्रीटी डिसेंट। मुझे PS4 और निंटेंडो स्विच दोनों के लिए रिव्यू कोड्स मिले थे। सबसे पहले बात करते हैं PS4 Pro की। गेम बिना किसी स्टटरिंग या FPS ड्रॉप के साथ काफी स्मूथ चलता है। मैंने इसे बेस PS4 पर नहीं आजमाया, लेकिन प्रो वर्जन पर इसकी परफॉर्मेंस सॉलिड है। जहां तक निंटेंडो स्विच का सवाल है, इसे हैंड हेल्ड में खेलते समय कोई दिक्कत नहीं हुई। परफॉर्मेंस बेहद ही स्मूथ है। आई डिडंट नोटिस एनी कंसर्न्स व्हाटसोएवर। प्रोबेबली निंटेंडो स्विच पर यह वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश गेम्स में से एक है इस साल की। इसकी परफॉर्मेंस ने मुझे वाकई चौंका दिया। हालांकि इसे डॉक कर मेरी MI 55 इंचेस टीवी पर खेलते समय एक्शन ओरिएंटेड सेगमेंट्स के दौरान FPS ड्रॉप्स मैंने नोटिस किया। इसके अलावा ड्रॉ डिस्टेंस भी बहुत अच्छी नहीं है। गेम में प्रोग्रेस करते समय टेक्सचर्स को लोड करते हुए मैंने देखा। लेकिन हम यहाँ निंटेंडो स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। हैंडहेल्ड मोड में स्मॉल स्क्रीन फैक्टर के कारण ये इश्यूज बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है। परफॉर्मेंस रॉक सॉलिड है एंड आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड एट व्हाट नेक्स्ट स्टेज एंड विजुअल आर्ट हैव अकम्प्लिश्ड हियर। हो सकता है कि फ्यूचर पैचेस एक्सटर्नल स्क्रीन पर
डिस्प्ले प्रोजेक्शन करते समय टेक्सचर्स इश्यूज और FPS ड्रॉप्स के मुद्दे को हल कर सके। स्पीकिंग अबाउट ग्राफिक्स जनरली, गेम बेशक अपनी आर्ट स्टाइल में नियर ऑटोमेटा और फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक से इंस्पायर है। ओपनिंग सेगमेंट ने मुझे नियर ऑटोमेटा की बहुत याद दिला दी। यहाँ तक कि होमिंग इन एंड आउट कैमरा सेटअप और एंगल्स इज अ फेथफुल होमेज टू व्हाई नियर ऑटोमेटा इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द लास्ट जनरेशन कंसोल। और अगर मैं फेशियल एनिमेशंस के बारे में बात करूँ तो वेल लेट्स जस्ट से देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड। गेम अर्थ की लश ग्रीन बैकड्रॉप में शुरू होती है, फिर एक ज्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर हिस्सों में चली जाती है जहां आप अभी भी ओल्डर सिविलाइजेशन की असर को महसूस कर सकते हैं जो फ्यूचरिस्टिक थीम्स के साथ मेल खाने की कोशिश कर रही है। और ये रेगिस्तान की साउंड्स एंड फिजिकल सेंसेशंस में कल्मिनेट होती है। द एब्सेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्लैट एंड बैरन लैंड प्लेस्ड बाय द सन वाज जस्ट द बिट ऑफ वेरिएशन आई नीडेड। ओवरऑल गेम दिखने में डिसेंट है। Without a shadow of a doubt, Combat is the star of the show. ये गेम कैपकॉम की डेविल मे क्राई और स्क्वायर इनिक्स की नियर ऑटोमेटा से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है। कॉम्बैट फास्ट पेस्ड है और वेरिड है। हालांकि DMC से अलग आपको कॉम्बैट मूव्स याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और इसलिए किसी ट्रेनिंग मोड की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको लाइट और हैवी अटैक्स मिलेंगे। बटन कॉम्बिनेशंस प्रीटी मच स्क्वायर और ट्रायंगल बटन्स तक ही सीमित है। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन मेरा विश्वास करें, जो कॉम्बोज आप एक्सिक्यूट करेंगे will provide enough variety than what you can expect। शुरू करने के लिए जब आप कहानी में आगे बढ़ते हैं और बॉसेस को डिफीट करते हैं, आपको वेपन्स मिलती है, और ये वेपन्स सिर्फ कॉस्मेटिक मेकओवर्स नहीं होते हैं। आप एक बेसिक स्टील ब्लेड से शुरू करते हैं जो एक अच्छा ओवरऑल वेपन है। फिर आपको एक कटाना मिलता है जो ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एनिमीज के खिलाफ बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स। ये एनिमी के साइज के आधार पर एक स्टिफनिंग इफेक्ट भी देता है। साथ ही दुश्मन आपके कटाना स्किल के आधार पर अपनी कमजोरियों को रिवील करते हैं, जिससे आप उन्हें एक झटके में हरा सकते हैं। क्लेमोर रोबोटिक एनिमीज के खिलाफ एक एक्सीलेंट वेपन है। अटैक स्लो होते हैं लेकिन इस वेपन की रेंज काफी वाइड है और काफी सारे स्विंग्स प्रदान करती है। फिर आपके पास रोबोटिक एनिमीज की शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लाइटनिंग ब्लेड भी मिलता है, और एक गन ब्लेड भी होता है जो मेली वेपन के रूप में ग्रेट है और लॉन्ग रेंज पर एक्सप्लोसिव्स भी फायर करता है। इसलिए कुल मिलाकर कॉम्बैट इज एक्चुअली रियली वेल डन। बाय द वे, आपके सभी वेपन्स में एक ड्यूरेबिलिटी मीटर होता है। जब ये एक सर्टेन लेवल से नीचे आता है तो बचे हुए सभी ड्यूरेबिलिटी को लेफ्ट ट्रिगर दबाकर एक शानदार एनिमेशन के साथ एक अमेजिंग अटैक के लिए कंज्यूम किया जाता है। आप ऑन द फ्लाई पर वेपन स्विच कर सकते हैं R1 दबाकर कॉम्बैट के बीच। ऐसा करने से अलाइन बटन जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, एक्स या सर्कल को दबाने से आप कुछ सैटिस्फाइंग मूव्स एक्सिक्यूट कर सकते हैं। मैंने इस फैक्ट को अप्रिशिएट किया कि डेविल मे क्राई से इंस्पायर होने के बावजूद गेम आपके लिए याद रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कॉम्बो लिस्ट नहीं देता है। इसने मेरे लिए बैटल्स को और मजेदार और रिवॉर्डिंग बना दिया। गेम के बॉस फाइट्स को भी काफी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। ये एक हैक एंड स्लैश गेम है, तो आप अपने कैरेक्टर को लेवल अप नहीं करते हैं, लेकिन स्किल के मामले में अपने वेपन्स को अपग्रेड जरूर करते हैं। PS4 पर राइट ट्रिगर आपको डैश और एनिमीज अटैक्स को इवेट करने की अनुमति देता है। डैमेज रिसीव करने से पहले डैशिंग आपको थोड़े समय के लिए इनविंसिबल बना देता है। आप क्वांटम वायर का इस्तेमाल करके L1 बटन दबाकर दुश्मन की ओर टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और क्वांटम वायर स्किल में समय इन्वेस्ट करते हैं, आप क्वांटम रैप को एक्सेस कर पाएंगे जो आपके लैंड करने पर शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है। याद है कि मैंने आपको बताया था कि सभी वेपन्स में एक ड्यूरेबिलिटी मीटर होता है। हाँ, इसलिए आप एक्चुअली अपने वेपन्स को तैयार करने के लिए वर्ल्ड में क्रिस्टल कलेक्ट करते हैं। हालांकि पर्पल क्रिस्टल्स यूनिक होते हैं और एडिशनल डैमेज, बेटर HP, बेटर क्रिटिकल रेट और आर्मर के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके बाएं ओर आपके पास 4 मैकेनिक्स हैं जो डायरेक्शनल D-पैड बटन्स को असाइन किए गए हैं। डाउन बटन आपकी हेल्थ रिप्लेनिश करता है। लेफ्ट आपके कंपेनियन हेलिक्स को एनिमीज को मारने के बाद ड्रॉप्ड ऑफ क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने की एबिलिटी देता है। राइट आपको अपने क्रिटिकल रेंज की डैमेज इंपैक्ट को बूस्ट करता है, और अब बटन आपको टाइम शिफ्ट की ऑप्शन देता है, एक टेक्निक जो आपको समय को फास्ट फॉरवर्ड करने की एबिलिटी देता है। इसका इस्तेमाल करके आप क्रिस्टल्स फार्म कर सकते हैं। ऐसा करने से एरिया के एनिमीज भी वापस स्पॉन होते हैं, डार्क सोल्स जैसा। जब आप मर जाते हैं तो आप अपने द्वारा कलेक्टेड क्रिस्टल्स की एक कंसिडरेबल अमाउंट को खो देते हैं और लास्ट विजिटेड चेक पॉइंट पर स्पॉन होते हैं। डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय डार्क सोल्स।
गेम की साउंड डिजाइन डिसेंट है, गेम की म्यूजिक हिट एंड मिस है। गेम में कुछ हैवी मेटल नंबर्स हैं स्पेशली बॉस फाइट्स के दौरान, और वो ओवर द टॉप गेम प्ले के साथ और इंटेंस हो जाते हैं। ये मुझे कैरेक्टर्स के बीच की डायलॉग डिलीवरी और कम्युनिकेशन तक लिए जाता है। वॉइस एक्टिंग कुछ खास नहीं है, और आप कैरेक्टर्स के बीच एक फुल फ्लेजेड कट सीन का एक्सपीरियंस जरा कम महसूस करेंगे। इट बेसिकली मीन्स कि कैमरा एंगल डायलॉग डिलीवरी करने वाले कैरेक्टर पर फिक्स रहता है और आपको एक्स प्रेस करके नेक्स्ट डायलॉग पर प्रोसीड करना होता है। मैंने गेम को इंग्लिश और जापानीज दोनों में खेलने की कोशिश की। वेल, जापानीज इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ वॉइस एक्टिंग। और गेम की साउंड डिजाइन, वेल, during the combat is actually pretty amazing. The sound of the blades hitting the enemies, it is well orchestrated. गेम में कुछ चीजें हैं जिनको मुझे मेंशन करने की जरूरत है जो गेम के लिए काम नहीं करते हैं। पहली चीज जो आप देखेंगे वो है लिप सिंकिंग। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं कट सीन ओरिएंटेड गेम में उम्मीद कर रहा था। ये अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, खास तौर पर जब कैमरा चेहरे पर जूम इन होता है। गेम के एनिमी डिजाइन में वैरायटी कम है, ज्यादातर सो कॉल्ड मिनी बॉसेस उसी ऑर्गेनिक 4-legged कार्निवोर्स की रेप्लिका है जो आप गेम की शुरुआती हिस्से में देखेंगे। गेम में काफी सारे कॉपी पेस्ट एसेट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। भले ही PS4 कंट्रोलर पर स्क्वायर और ट्रायंगल बटन के इस्तेमाल करके कॉम्बो को चेन किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ हार्डकोर गेमर्स को टर्न ऑफ कर सकता है जो DMC को पसंद करते हैं, खास तौर से जो बेटर कॉम्बोज को चेंज करने के लिए अलग अलग बटन की कॉम्बिनेशन की उम्मीद कर रहे होंगे। गेम के एक पॉइंट पर आप लोकेशंस तक टेलीपोर्ट करने की ऑप्शंस पाते हैं, पर जब मैं किसी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो मुझे टेलीपोर्ट लिस्ट चुनने का ऑप्शन ही नहीं मिला। ये गेम की शायद कोई ग्लिच या बग का संकेत है, या फिर मैं श्योर नहीं हूं कि टेलीपोर्ट लिस्ट की लोकेशंस को अनलॉक करने की जरूरत है कि नहीं। लेकिन गेम की यूजर इंटरफेस ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। डैश फायर एबिलिटी आपको ब्रीफ मोमेंट ऑफ इनविंसिबिलिटी देता है अगर आप डैमेज रिसीव करने से पहले सही वक्त पर L2 बटन दबाते हैं तो, लेकिन इस मैकेनिक को आसानी से अब्यूज किया जा सकता है क्योंकि L2 बटन स्पैम करने से आप लगभग इनविंसिबल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेवलपर्स डैश फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद कैरेक्टर की इनविंसिबिलिटी फ्रेम को कम कर देंगे, जो एक बेहतर बैलेंस्ड एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। गेम के वर्ल्ड में चेक पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली किसी मेजर बॉस बैटल से पहले। कभी कभी आप रेगुलर एनिमीज को स्किप करके सीधे बॉस बैटल में डायरेक्टली हेड ऑन करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एरियाज ब्लॉक्ड हो जाते हैं और बॉस तक पहुंचने से पहले आपको सभी माइनर एनिमीज को डिफीट करने की जरूरत होती है। ये ग्राइंड एक्चुअली अननेसेसरी था। गेम में कुछ फ्रस्ट्रेटिंग सेगमेंट्स हैं जहां आपको होल्ड्स एंड होल्ड्स ऑफ एनिमीज से लड़ना होता है। गेम की सेटिंग स्ट्रक्चर्ड है लेकिन ये बंजर है। मैं आसानी से देख सकता हूँ कि आर्ट स्टाइल की अपनी पसंद के साथ डेवलपर्स कहाँ जा रहे थे, वेरी रेमिनिसेंट ऑफ नियर ऑटोमेटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ शायद ही कोई NPC है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। गेम की एक हाईलाइटेड मैकेनिक टाइम शिफ्ट है जो आपको बिना किसी हिडन लेवल गेटिंग के क्रिस्टल्स फार्म करने देता है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये अंडरयूटिलाइज्ड है। मैंने अपने वेपन स्किल्स को बम्प अप करने और क्रिस्टल्स को फार्म करने के अलावा इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया। आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक जिन एरियाज को ट्रेवर्स करना होता है वो सभी बहुत छोटे नहीं होते हैं। यहाँ बस दौड़ना और डैश बटन का इस्तेमाल करना भी टायरसम हो जाता है। कुछ प्रकार के ट्रेवर्सल मैकेनिक्स जैसे डिस्टेंस कवर करने के लिए डेजर्ट एरियाज में डाउनहिल ग्लाइड करने का ऑप्शन वुड हैव बीन अ वेलकम इम्प्रोवाइजेशन, पर वो नहीं था यहाँ पर। साथ ही हमें कोई कैरेक्टर कस्टमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्किन्स या कॉस्ट्यूम्स नहीं मिलती है। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा हार्श हूँ, पर 20 घंटे से ज्यादा एक ही कैरेक्टर स्किन में खेलना जरा बोरिंग लगता है। कुल मिलाकर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये एक AAA टाइटल नहीं है और ये AAA गेम जैसा प्राइस भी नहीं है। गेम में कोई माइक्रो ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपको एक पूरी गेम की एक्सपीरियंस देता है। गेम प्ले मजेदार है और सीखने में आसान कॉम्बो और मूव सेट बेशक काफी नए प्लेयर्स को हैक एंड स्लैश जॉनर की ओर अट्रैक्ट करेगा। भले ही वॉइस एक्टिंग, कट सीन, इम्प्लीमेंटेशन और स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, पर कंट्रोल्स आर एक्सट्रीमली फ्लूइड और हिट फीडबैक भी सेटिस्फाइंग है। बॉस फाइट्स यूनिक होते हैं और बिल्कुल ही रिहैश नहीं है, और कुछ में मल्टीपल फेसेस भी है। गेम
Nintendo Switch पर एक मस्ट बाय है। अगर आप एक बजट गेम की तलाश में हैं जिसमें अमेजिंग कॉम्बैट और कुछ बेहतरीन गेम प्ले मैकेनिक्स है तो आपको बेशक अल्ट्रा एज को ट्राई करना चाहिए। ये गेम एक प्लेजेंट सरप्राइज है और इट केम आउट ऑफ एब्सोल्युटली नोवेयर। डेमो अभी भी अवेलेबल है और मैं आपको डेमो डाउनलोड करने और खेलने के लिए रेकमेंड करूंगा। एंड टू सम इट ऑल अप, अगर आप खेलने के लिए एक फन गेम की तलाश में है तो अल्ट्रा एज एक अच्छी रिकमेंडेशन है। गेमिंग न्यूज, प्रीव्यूज, रिव्यूज, इंडी गेम, रैपिड रिव्यूज और कमेंट्री बेस्ड वॉक थ्रूज के लिए चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दे। शुक्रिया।